कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, करंट अफेयर, जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में बड़ा पोर्शन रखता है, बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है प्रीलिमिनरी में और मेंस में भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब मई महीने का करंट शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मार्च और अप्रैल हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। तो हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे कि मई महीने का शुरू करेंगे। मई के साथ अप्रैल के कुछ क्वेश्चंस का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, यानी एक प्रैक्टिस सेट के रूप में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अप्रैल के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 10-12 क्वेश्चन को, जो भी हम लोगों को इम्पॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, तो अब करंट के क्लास में आप लोगों के टॉपिक भी डिस्कस किए जाएंगे और कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को 10 से 12 एमसीक्यू भी एक टेस्ट पेपर टाइप में हो जाएगा आपका। पढ़ते पढ़ते कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, बैक का आप लोग देखने कुछ याद भी कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। इस संदर्भ में इसको बनाया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डिफेंस सेक्टर का। खासतौर में यूपीपीएससी में आप लोग देखे होंगे कि डिफेंस से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई भी पोत हो गया, कोई मिसाइल हो गई, उसका परीक्षण होता है, या किसी टाइप का इक्विपमेंट आता है, इंपोर्ट करते हैं, जैसे S-400 का हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब चर्चा में बना रहता है, तो इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं तटरक्षक बलों के बारे में। तो क्या है, कोस्ट गार्ड, जो हम लोग की सीमा की रक्षा करते हैं, समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक गश्ती पोत बनाया है, सजग। ये गश्ती पोत मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया, यानी इसका टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो इंडिया में ही हुई है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके इनाग्रेशन में कौन आया था, इसके इनाग्रेशन में भारत के NS से अजीत डोभाल जी मौजूद रहे। अब ये सजग क्या है, सजग एक गश्ती पोत है। अब हम लोग इसकी ये पिक्चर देखिए आप लोग, ये गश्ती पोत है सजग, इसको हम लोग ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हम लोगों ने को मेक इन इंडिया के तहत हम लोगों को 5 गश्ती पोत बनाने थे, उसमें से ये तीसरा है। ठीक, अब तीसरे में अब हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से हो चुके हैं। तो एक हो चुका है सुजीत, उसके बाद शाशाम और सार्थक, ये 3 हम लोगों ने बना लिए थे पहले। तो इस तरीके से हम लोगों को याद रखना है कि सक्षम, सचेत और सार्थक ये पहला बना चुके थे और 3 बना चुके थे। अब इसको हम लोगों ने बनाया है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब बना है, कब का प्रोग्राम, कब की योजना है, ये याद है आप लोगों को, रिवाइज़ कर लीजिएगा उसको कि कब है। वैसे 2015 की योजना है ये। अब आते हैं, जैसे डेथ वगैरह होती है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण पर्सन है, उनकी डेथ को लेके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, कच्छ के महाराजा थे महाराव प्रगमलजी 3, महाराव प्रगमलजी 3 का निधन हो गया है। ठीक है, अब ये कौन थे, तो ये महाराजा थे कच्छ के, ये इनकी पिक है। ठीक है, तो ये कच्छ के महाराजा थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। तो कभी कभी पर्सन इन न्यूज़ वाले में, निधन वाले में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। हम लोग बात करते हैं एक और टॉपिक की। तो ईपीएफओ की ये योजना है कि जो बीमा को लेकर है कि कोविड-19 से जो पीड़ित आश्रित हैं, जो कोविड-19 से जो लोग पीड़ित मर गए हैं, उनकी जो बीमा कवर है वो 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। ईपीएफओ क्या है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है, इंश्योरेंस का काम करती है एम्प्लॉयज़ का। अभी हाल ही में वैकेंसी आप लोग देखे होंगे यूपीएससी का, तो ईपीएफओ में वैकेंसी आई थी इसी के संबंध में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कितनी सीमा कर दी गई है, 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। कोविड-19 से जो मर गए हैं लोग, उनके जो आश्रित लोग बचे हैं उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, किसकी, DPIIT की रिपोर्ट आई है, जिसमें क्या हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो भारत की FDI है, FDI पिछले लेक्चर में बता दिया था, वो करंट अफेयर की क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। तो FDI 2020-21 में 3 गुना बढ़कर अब कितना हो गया है, $26.14 बिलियन तक पहुंच गया है। 3 गुना ग्रोथ हुई है इधर बीच। FDI में हुआ क्या है कि जैसे FDI निवेश, FDI क्या होता है, निवेश होता है। तो इसमें क्या होता है, निवेश के रूप में मान लीजिए कोई भी कंट्री है, भारत में पैसा लगाना चाहे, अपना प्लांट सेटअप करेगी,
यहीं के एम्प्लॉयज़ को रखेगी, तो एफडीआई को निवेश के रूप में देखा जाता है। अब हो क्या रहा है कि अब जो कंपनियां आएंगी वो कुछ सेक्टर होंगे, सेक्टर कोई भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाए, हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाए। तो इसी बात को बतलाया गया है इस रिपोर्ट में कि सबसे ज़्यादा जो एफडीआई भारत में आ रही है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। अब ये जो सबसे ज़्यादा आकर्षित एफडीआई हम इसी क्षेत्र में कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि आईटी इंडस्ट्री में भारत पूरा एकदम हब है। मैन पावर रिसोर्स को देखेंगे अगर आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, तो भारत एक पूरा हब बन चुका है वर्ल्ड वाइड। ये आपके जो यूएस का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से भारतीयों के ही तो दम पर है, यूएस की आईटी इंडस्ट्री। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश जो हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में, आईटी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है। और अब कितने गुना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ा है, ये याद रखिएगा, 3 गुना। हम लोग बात करते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ, दुबई में मुक्केबाजी, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। उसमें एक भारतीय महिला है जो जिनको क्या है, गोल्ड मिला है। तो स्पोर्ट्स वाले में खासतौर में यूपीपीएससी में ज़रूर आता है। तो इसीलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि जो दुबई में एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड कौन जीता है, तो वो जीती हमारी पूजा रानी वोहरा। पूजा रानी वोहरा कितने केजी के उसमें, तो कितने केजी वाले श्रेणी में, तो 75 किलोग्राम के श्रेणी में इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। अच्छा, इसी में याद आ गया, आज कैलेंडर आ गया है आप लोगों का यूपीपीएससी का, देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो जो डेट बताई गई है नई यूपीपीएससी 2021 की, वो 24 अक्टूबर, और आरओ की 5 दिसंबर, यूपीएससी प्री की 10 अक्टूबर, और आपके मेंस की डेट यूपीपीएससी की तो जनवरी में है, शायद 24 जनवरी को है, 24 जनवरी को मेंस होगा। तो ये कैलेंडर आप लोगों के ग्रुप पे भी शेयर कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा, और नहीं तो वेबसाइट पे चले जाइएगा यूपीपीएससी के। ठीक है। तो यूपीपीएससी में क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट जितने भी होते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ हुए, कौन गोल्ड लाया, कितनी टीमें प्रतिभागी बनी, किस श्रेणी में जीती, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि हम आपको करंट अफेयर में ये सब चीज़ें पूरा कवर कराने का प्रयास करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लास्ट में आपको एक रिवीजन सेशन भी देंगे, कम से कम 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो भी देंगे, या ऑफलाइन में भी बता देंगे अगर ऑफलाइन हो जाती है तो। ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के। ये हैं हमारी पूजा रानी वोहरा। अब देखिए अगली बात करते हैं। भारत सरकार ने क्या किया है, एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस शुरू करने जा रही है। इसको कहेंगे हम UHI। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस शुरू करने जा रही है। ये क्या है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस क्या है, समझते हैं हम लोग। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा कि जो लोगों को जैसे लॉकडाउन पीरियड में या दूर दराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श दे दिया जाएगा, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें उनको घर पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और यही नहीं कि डॉक्टर से परामर्श ही नहीं, बल्कि आपकी जितने भी टेस्ट आप लैब टेस्ट कराते हैं, वो लैब टेस्ट की बुकिंग भी आप करा सकते हैं। जैसे आप लोग लंबी लाइनें लगाते हैं, पता चला सिटी स्कैन, एक्सरे के लिए लाइन लग रही है, टाइम लग रहा है, और कोविड पीरियड में तो आदमी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इन्होंने पहल शुरू की है। तो कौन सी पहल है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, और प्रोवाइड किया जाएगा अन्य स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी होती हैं वो इससे जोड़ दिया जाएगा। यानी क्या है, जैसे मोबाइल पे हमारे मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, जैसे UPI है, तो UPI के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। आप जाएंगे साइट पे, वहाँ पर जिस भी डॉक्टर से आपको परामर्श करना होगा परामर्श कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी लैब में आपको बुकिंग करानी होगी, मान लीजिए डॉक्टर लाल पैथ में या पैथ काइंड में, तो वो बुकिंग भी आपको, डेट भी, टाइम भी मिल जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी, जैसे मान लीजिए कि मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसा किया क्यों गया है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस लाया क्यों गया है, चलिए इसको अभी बताते हैं। पहले इस डायग्राम को देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पेशेंट है। अब इसको मान लीजिए दिखाना है, तो ये क्या करेगा, हॉस्पिटल, लैब, कहीं कुछ नहीं जाना है, इसको केवल अपने लैब कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है।
ये देखिए बना हुआ है, ये अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठेगा, वहीं से वो हॉस्पिटल का भी देख लेगा, लैब का भी देख लेगा, और भी जितनी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें ये देख लेगा। बस उसमें होगा क्या, आपकी एक पेशेंट आईडी बनेगी, जैसे कोई भी आपको जैसे आधार कार्ड का नंबर दे दिया जाता है, उसी तरीके से आपको एक पेशेंट आईडी दे दी जाएगी, उसी के आधार पर आप इनरोल हो जाएंगे, और इनरोल होने के बाद आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, डायग्नोस करा सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। तो ये बताइए कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले इसको शुरू करने के पीछे लॉजिक ये था कि पिछले साल 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 लाया गया था, इसी को आगे बढ़ाने के लिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस लाया गया। इस मिशन के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए क्या है लक्ष्य, क्या है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसको समझते हैं। ये आपको ये एक बात और याद रखिएगा कि मैं आपको जो PDF भेजूंगा उसमें आपको लगभग करंट की और करंट से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल चीज़ें कोशिश करूंगा कि वो भी आपको, पेपर कटिंग हो गई, न्यूज़पेपर कटिंग हो गई, या किसी मैगजीन की कटिंग हो गई, वो उसको उसके साथ में पेस्ट करके ही आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए 74वां जब हमारा स्वतंत्रता दिवस था तब इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, चर्चा में क्यों है, तो डिजिटल इंडिया पहल के ही तहत डिजिटल इंडिया स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। हालांकि इसी के साथ साइबर सुरक्षा नीति और ये सब योजनाएं लाई गई थी। और क्या है इस योजना के विषय में, क्या है कि डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, इसको देखते हैं। देखिए अब डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत क्या है, इसको शुरू किया गया था योजना को, कब, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। अब दूसरी बात क्या आती है कि इस योजना में है क्या ऐसा, तो देखिए ये देखिए आप लोग, पहले थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति निकाली गई थी, जिसके तहत क्या था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है। अब होता क्या है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था कि हम हेल्थ सेक्टर को डिजिटल कैसे करें। उसके लिए क्या लगेगा, नेट लगेगा, हर जितने भी अस्पताल हैं उनको एटलीस्ट आप ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे, ब्रॉडबैंड से जोड़ने के बाद उनकी कनेक्टिविटी करेंगे, लोगों तक उसको जोड़ने का जो काम है। उसके बाद UID इसको बनाने के पीछे क्या था कि कौन सी कमेटी थी, तो जो UID यानी आधार कार्ड को बनाने का जो रिकमेंडेशन दिया था, जिस कमेटी के अध्यक्ष ने, उन्हीं के अध्यक्षता में इसका रिकमेंडेशन आया है। कौन है वो, सत्यनारायण जी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आया था। तो इसमें बेसिकली क्या था कि ये पहले आया 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, उसके तहत बताया गया कि भाई हम एक हेल्थ सेक्टर को भी डिजिटल करेंगे, और उसी के चलते 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आया। हेल्थ मिशन में क्या था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, यानी उसको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, सभी की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करना, फिर पेशेंट को जोड़ना, फिर उनकी ID जनरेट करना, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसी के तहत जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जो अभी रिवीजन किया यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, वो इसी योजना के तहत है, लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे हेलो, अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होगा कि एक हम लोग इकोसिस्टम तैयार करेंगे। एक जैसे पारिस्थितिकी तंत्र होता है, आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, उसी तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा हेल्थ सेक्टर के लिए। दूसरी चीज़ क्या होगी, एक हेल्थ ID बनेगा। उसके बाद हर आदमी का एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और डॉक्टर का एक डिजी लॉकर होगा कि कौन सा डॉक्टर किससे रिलेटेड है। डिजी लॉकर के बारे में आप लोग को पता है कि नहीं, अपने सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे आप डिजिटली पा सकते हैं अगर आप वहाँ पर रजिस्टर्ड किए हैं तो, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य मिशन वगैरह आया था। तो हम लोगों ने क्या समझा, एक तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस समझा, उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल टॉपिक समझ लिया, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ
कि अभी एक चर्चा में बहुत रहा है कि हाल ही में एवरेस्ट पर सबसे तेज़ी से चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है, यानी सबसे कम समय में। जैसे अमूमन 2-3 दिन लग जाता है लोगों को, पर्वतारोहियों को, क्योंकि वहाँ का वेदर अलग है, तूफान आते हैं, लेकिन ये महिला सबसे तेज़ी से आई। तो कौन महिला है? इनका नाम है सांग यिंग हंग। सांग यिंग हंग ये कहाँ की हैं? हांगकांग की हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो कितने घंटे में की हैं, तो 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है इसी कारणवश। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन था ये, तो ये जो फोटो लगी है यही है, सांग यिंग हंग। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी के साथ पैरेलल टॉपिक था 2-3 महीने पहले का, ये टॉपिक है कि सबसे उम्रदराज पर्वतारोही जो 75 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, वो किसने बनाया? ये तो सबसे कम उम्र की थी, 44 वर्ष की थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एज की कौन है? तो ये हैं हमारी अमेरिका की हैं आर्थर मोई, आर्थर मोई। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी क्या हुआ है कि जर्मनी ने आधिकारिक तौर पे माना है कि हाँ, नामीबिया में उन्होंने नरसंहार किया था। ये एक पहला देश बना है कि वो अपने नरसंहार को मान रहा है। ये हुआ क्या था, मुद्दा क्या है? देखिए 1950 से पहले, जब कोल्ड वार के पहले के पीरियड की बात हम लोग करेंगे, तो कोल्ड वार के टाइम में क्या हुआ, मतलब उससे पहले क्या हुआ कि उपनिवेश हुआ करते थे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, उसी तरह अन्य देश भी उपनिवेश हुआ करते थे। तो जर्मनी का उपनिवेश हुआ करता था नामीबिया। ठीक है, अब नामीबिया में क्या किया जर्मनी ने वहाँ पर क्या किया कि वहाँ के मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए, मार्केट के लिए, वहाँ पर लोगों का, जनजातियों का, विद्रोही लोगों का बहुत ज़्यादा दमन किया 1904 से लेके 1908 के बीच में। इसी के खिलाफ क्या हो रहा था कि अभी तक नामीबिया की सरकार उनसे बात कर रही थी, कह रही थी कि भाई ये आप मानिए अपनी गलती, हम लोगों की जो दुर्दशा है कहीं ना कहीं आपके कारण है, आप लोगों ने उस समय हम लोगों का शोषण किया था। इसी संदर्भ में जर्मनी ने काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जब बातचीत के दौरान ये माना कि हाँ, हम लोगों ने गलती की थी, आपके यहाँ के हम लोगों ने नरसंहार किया था या शोषण किया था, जो भी था। और इसी संदर्भ में उनने बताया कि 2 जनजातियाँ, अरेरो और नामा, इन जनजातियों का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया या इनका सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ। और इसीलिए जर्मनी इसी के एवज़ में कह सकते हैं कंपनसेशन में, कंपनसेट करने के लिए अब नामीबिया में क्या करेगी, जो वहाँ की स्वास्थ्य जितनी भी परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं हैं, सामुदायिक परियोजनाएं हैं, उसके लिए वो अब 1 अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। किसने? जर्मनी ने, कि हाँ भाई गलती तो हो ही गई है कि हम लोगों ने आपके यहाँ नरसंहार किया था। मान लीजिए कि हमारे यहाँ ही, अब हम लोग कहें ब्रिटेन से कि आप लोगों ने हमारे यहाँ बड़ा नरसंहार किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हुई आप लोग के कारण, तो उसके लिए कंपनसेशन दीजिए। तो वही वाली बात है। लेकिन नामीबिया को अब ये कंपनसेशन भी दे रहे हैं, कंपनसेशन के रूप में 1 अरब यूरो, यानी विश्व का पहला देश है जो मान रहा है कि हाँ, हमने नरसंहार किया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में क्या था कि एक केंद्र शासित प्रदेश ने वहाँ पर पेश किया है एक लॉ। वो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट, पासा। ये क्या है? एक्ट के तहत क्या है, क्या ऐसी विशेषता है? पहली बात ये पेश किया है लक्षद्वीप ने, और इसमें क्या है कि किसी भी सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए किसी व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार होगा। यानी पुलिस अगर चाहे और किसी पर शक करे तो उसको बिना किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ या जुडिशरी में उपस्थित किए उसको 1 साल के लिए डिटेन कर सकती है, कैद में रख सकती है। ये कानून है पासा का। इससे पहले ये कानून पुडुचेरी में भी लागू किया गया था, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है। अब देखिए चीन में एक जगह है सैंक्सिंगुडी। इसमें क्या हुआ है कि 6 ऐसे बलि के गड्ढे खोजे गए हैं जहाँ पर बलि दी जाती थी, बलि की प्रथा थी। ये बहुत ही एंशिएंट शहर है और बहुत एंशिएंट खोज है, इसीलिए इसको बड़ा माना जा रहा है। इन गड्ढों में क्या हुआ है? सोने के मुखौटे वाले, मतलब सोने के मुखौटे मिले हैं, कंकाल मिले हैं, तो बड़ा चर्चा में रहा है। तो ये सैंक्सीगुड़ी कहाँ का शहर है? तो चाइना का।
चाइना का शहर है और इसमें क्या मिले हैं, गड्ढे मिले हैं, मतलब जहाँ नरबली दी जाती होगी। और नरबली के साथ क्या हुआ, उनके हेलमेट, उनके मुखौटे, खासतौर में मुखौटे सोने के, वो मिले हैं। तो ये चर्चा में है, तो याद रखिएगा। और ये जो जितनी भी चीज़ें मिली हैं ये माना जा रहा है कि 3000 साल पहले की हैं, 3000 साल पहले की हैं। ये सब सारी खबर जो है हमारे ग्लोबल टाइम्स में इन्होंने रिलीज़ किया। ग्लोबल टाइम्स क्या है, चाइना का ऑफिशियल अखबार है, जैसे सरकारी अखबार। हमारे यहाँ सरकारी अखबार का उतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन चाइना में एक ही अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वहीं बोलता है। अभी इंडो चाइना विवाद जब हो रहा था तो हर समय न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा होगा, ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कहा, ग्लोबल टाइम्स के प्रवक्ता ने ये कहा, ठीक है। तो ग्लोबल टाइम्स में, और ये देखिए ये मुखौटा मिला हुआ था, ये मुखौटा मिला हुआ है सोने और चांदी के, ठीक है, सोने और कांसे के, सॉरी चांदी के नहीं। अब देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है, उसमें क्या कहा है कि मिड डे मील योजना के तहत जो खाना दिया जाता था बच्चों को, अब वो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, तो खाना तो दिया नहीं जा सकता, तो उस खाने का जो लागत होगी यानी पैसा होगा, वो सभी बच्चों के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी लॉकडाउन की सिचुएशन है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, भविष्य में भी बंद रहने के यही संकेत लग रहे हैं, जिस हिसाब से कोविड का प्रसार हो रहा है। इसी चीज़ के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने सोचा कि चूँकि मिड डे मील गरीब लोगों के जो बीपीएल परिवार हैं या बच्चों को क्या नाम है न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए था, तो इसके लिए क्या है, सीधे के सीधे बच्चों के खाते में पैसा उनकी लागत के बराबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, और ख़ास तौर में यूपीपीएससी वाले तो ध्यान से देखें कि पुरानी योजनाएं भी पूछ लेता है, तो इसी के लगे हम लोग पुरानी भी पढ़ लेते हैं। तो मिड डे मील कार्यक्रम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ है 1995 में। इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी सभी तक प्राथमिक शिक्षा पहुँचे, इसीलिए स्कूल में भोजन का कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पर एक निश्चित मात्रा में भोजन दिया जाता था। कितना होना चाहिए था, तो ये देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था थी मिड डे मील योजना के लिए। और उद्देश्य क्या था, भूख और कुपोषण को दूर करना और स्कूल में इनरोलमेंट को बढ़ाना, इनरोलमेंट और उपस्थिति को बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल से जुड़ें, कुछ नहीं तो खाना खाने के लिए ही आ जाएं, लेकिन कम से कम नामांकन दर बढ़ेगा, लोग स्कूल के प्रति अवेयर होंगे। तो ये याद रखिएगा। अब मिड डे मील योजना अक्सर आप कभी देखेंगे, यूपीएससी देने वाले ही देखेंगे, पता चला वो पुरानी योजनाओं से जुड़े उद्देश्य या उसके कुछ फीचर या उसके ईयर वगैरह को जोड़ के क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। अभी मिड डे मील योजना के तहत ही कोविड-19 में क्या कर रही है सरकार, डायरेक्ट डीबीटी कर रही है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी अब लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा, जितने का भोजन होता है, यानी उसकी लागत के बराबर का। अभी क्या हुआ कि ऑटो लोन जो देती है एचडीएफसी बैंक, उसमें उन्होंने धांधली कर दी, धांधली का आरोप लगा, इसीलिए आरबीआई ने एचडीएफसी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है, किसने, आरबीआई ने, क्योंकि जो ऑटो लोन वगैरह करने में कुछ इन लोगों ने कागज़ या कुछ मैनिपुलेटिव काम किया है, जिसके कारण लगाया गया। अब बात करते हैं कि जो WHO का जो बजट है, उसमें प्रतिभागी देश हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 2 वर्षों में 16% की दर से वो बढ़ाया जाएगा। जो बजट होता है, मान लीजिए 100 रुपये का बजट है अगर WHO का, तो 100 रुपये में 16 रुपये बढ़ाया जाएगा। और अब कितना कर दिया गया है, $6.1 बिलियन निर्धारित किया गया है कि अब इतना होना चाहिए WHO के पास, क्योंकि कोविड का दौर है। कोविड दौर में इस पेंडेमिक में कम से कम क्या है, WHO काम करेगी, उनके साइंटिस्ट हों चाहे उनकी जो टीम हो, उनको रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी बेसिकली, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं एक और नियुक्ति की। तो अभी बशर अल असद ये सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बनेंगे, चौथी बार। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ये भी आ सकता है कि एक तो ये आ सकता है कि कौन बना, तो बशर अल असद चूँकि लगातार जीत रहे हैं, तो वो बनाना होगा, तो ये कहेगा कौन सी बार बने, तो चौथी बार बने, ये याद रखिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे कर देते हैं। ये हैं बशर अल असद। अब आइए, 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, पिछले आप लोग लेक्चर को देख लीजिए, करंट अफेयर में इसको बताया था हमारे डिटेल से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है
जो 1961 में बनी थी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? लंदन में है। और ये क्या काम करती है? मानव अधिकारों से जुड़ी बातों के लिए रिपोर्ट जारी करती है और उनको लेकर रिपोर्ट के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ाती है। जैसे आप देखे होंगे कि न्यूज़पेपर या आप आर्टिकल में देखते होंगे कि मृत्युदंड देने वाले कौन से देश नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो ये सारी रिपोर्टें कौन जारी करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के प्रिंसेस आस्तूरियास अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रिंसेस आस्तूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सिंपल सी बात है, और कौन सा अर्थशास्त्री होगा? अमर्त्य सेन है। और ये रहे आपके अमर्त्य सेन। ठीक है, इनको नोबेल कब मिला था? 1998 में मिला था। अब बात करते हैं, जानवरों से मनुष्य में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए WHO द्वारा एक पैनल बनाया गया है। अब देखिए, जैसे कोविड ही है तो क्या कहा जा रहा है? जानवरों से इंसान में ट्रांसफ़र हुआ है। अब इस तरीके की कई बीमारियां हो रही हैं, तो इसी के संदर्भ में एक WHO ने पैनल बनाया है। और ये पैनल को क्या कहेंगे हम? इस पैनल का क्या नाम है? वन हेल्थ पैनल। वन हेल्थ पैनल। ठीक है, और इस पैनल के अंतर्गत क्या है कि WHO ने FAO, यूनेप और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर योजना तैयार करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि ऐसी चीज़ें ना हो, देशों को अवेयर करेंगे। तो आपको पैनल का नाम याद रखना है, वन हेल्थ पैनल। इसमें क्या है? एक्सपर्ट होंगे, जो ये पशु जगत के भी होंगे, खाद्यान्न के भी होंगे, वो लोग बताएंगे, वो लोग रिसर्च करेंगे। जिस तरीके से कोरोना फैला है, कोरोना कैसे हुआ? जानवरों से हुआ। बेसिकली जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ, इंसानों से फिर इंसानों में ट्रांसफ़र होता चला गया और इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया। ये WHO के साइट पे ये इनके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है कि न्यू इंटरनेशनल एक्सपर्ट पैनल टू एड्रेस द इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीजेस। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जूनोटिक का मतलब होता है जानवरों से जो इंसानों में ट्रांसफ़र हो रही हैं बीमारियाँ, उनको जूनोटिक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगले पे आते हैं। अभी हाल ही में वन स्टॉप सेंटर चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्या है ऐसा? तो ये पहली बात तो इस तरीके का अगर आपको कोई चीज़ आए तो पहले याद रखिएगा कि किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर कौन शुरू कर रहा है? बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और क्या है इसका उद्देश्य? इस योजना का उद्देश्य है कि सार्वजनिक और निजी स्थानों पर जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है या महिलाओं से जो हिंसा से प्रभावित महिलाएँ हैं, उनकी हेल्प करना। उनकी हेल्प करना किस तरीके से आप हेल्प करेंगे? वो उनकी क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे। मान लीजिए कि किसी महिला के साथ हिंसा हुई, काउंसलिंग करेंगे, उनको फाइनेंशियल कुछ मदद करेंगे। ठीक है, रोज़गार दिलाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। तो ये सेंटर बनेगा। यहाँ पे इस सेंटर का क्या काम होगा कि जिन महिलाओं के साथ हिंसा हुई है, चाहे वो निजी संस्थानों में हुई हो, चाहे परिवार में हुई हो, या फिर सार्वजनिक जीवन में हुआ हो कहीं भी, तो उस चीज़ में महिलाओं की मदद करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। ठीक है, तो इसीलिए ये OSC चर्चा में रहा। इसको बनाया गया है और इसको विदेश मंत्रालय के साथ ये शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इसके लिए आर्टिकल है, आप लोग देखना होगा, देख लीजिएगा। इसी में क्या कर रहे हैं कि निर्भया का जो फंड है, वो फंड को भी यहाँ मोबिलाइज़ कर रहे हैं इस योजना में। और महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं या फंड आ रहा है, उसको यहाँ थोड़ा मोबिलाइज़ किया जाएगा। ठीक, अब देखिए बात करते हैं। अभी क्या है, हाल ही में कौन सा संगठन है जो सूचीबद्ध कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर रहा है? यानी फॉरेंसिक ऑडिट कराएगा। कौन कराएगा? तो सेबी कराएगी। और किसकी? जो भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो सेबी के बारे में हालांकि मैं पहले बता रखा हूँ आप करंट अफेयर में, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए। कब बनी थी? 1988 में बनी थी, बट स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिलता है? 1992 में। ये देखिए, ठीक है। और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। अब बात करते हैं कि अब सब FDI के बारे में बात हो गई। अब FDI के बारे में सबसे ज़्यादा जो FDI किस राज्य में आई, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा FDI, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा कंपनी, विदेशी कंपनियां इस्टेब्लिश हुई FDI के रूप में, आया धन, वो कौन सा राज्य था? ये इस टाइप की लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। UPPSC उसी में तो हमेशा मतलब उनका एक ट्रेंड है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं अगर चर्चा में आया है तो ये लिस्ट देख लीजिए। सबसे ज़्यादा FDI कौन लाएगा? गुजरात लाएगा। पूरे FDI का 37% गुजरात में ही आया है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र।
दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र 27% और तीसरे पे कर्नाटक 23%। क्यों एफडीआई गुजरात में ही आई, उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें नीचे है, क्यों है ऐसा? देखिए, कोई भी कंपनी आएगी निवेश करेगी तो उसको क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वहाँ बढ़िया कानून हो। कानून कैसा? कि वहाँ पर ज़्यादा इंस्पेक्टर राज ना हो, मैन पावर बहुत इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, स्किल जो लेबर हैं वो अवेलेबल हो, लैंड सस्ती हो यानी ज़मीन सस्ती हो जहाँ वो इस्टेब्लिश करे, मार्केट बगल में हो, पोर्ट हो तो दी बेस्ट है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, और जितना भी जो इन्वायरमेंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो सारे इन्वायरमेंट वो मौजूद हों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा हो उस स्टेट का। तो इस मामले में ही गुजरात चूँकि पहले से ही एक्टिव है तो गुजरात आपको देखने को मिलेगा कि पहले पर है। दूसरे नंबर पे आते हैं तो महाराष्ट्र है, ठीक है। अब इसी संदर्भ में देख लें कि अभी हम लोग पहले ही पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आई है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा एफडीआई किया है? तो सब पहला किया है सिंगापुर, टोटल एफडीआई का 29% सिंगापुर से आया है। और दूसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका, 23% जो एफडीआई है वो अमेरिका से आया है। उसके बाद आपका तीसरा जो है वो मॉरिशस, ठीक है, तो मॉरिशस से हम आया है तीसरे नंबर पे। अब हम लोग बात करते हैं कि किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा है। अभी हम लोग पढ़े होंगे, दूसरे तीसरे स्लाइड में पढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है। तो हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो 3 गुना बढ़ा है, तो देखिए यही है सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तो निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और तीसरे पे आता है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया है? आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। दूसरे पे आते हैं निर्माण गतिविधि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और तीसरे में सेवा क्षेत्र पे। ये आप लोग चार्ट जरूर रट के बैठे रहिएगा। अच्छा, एग्ज़ाम में एक और चीज़ बता दूं, जैसे होता क्या है कि यूपीपीएससी तो काफ़ी करते हैं, पता चला क्या करेंगे कि ऑप्शन में पहले वाले को देंगे ही नहीं। जैसे मान लीजिए सिंगापुर है, सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आ रही है, उसको ऑप्शन में ही नहीं रखेंगे। ऑप्शन में रहेगा अमेरिका, मॉरिशस, उसके बाद और कंट्री रहेंगी। आप कहेंगे यार पहला तो मैं पढ़ा था सिंगापुर में था, इसमें नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि इस टाइप की चीज़ें आपको पहला दूसरा ज़रूर याद रखनी है, पहला दूसरा ज़रूर याद रखना है आप लोगों को, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हाल ही में कृषि सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल का समझौता किया गया? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने समझौता किया है। बड़ी स्वाभाविक बात है, इस समय सबसे अच्छा हम लोगों, इस समय अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो सबसे ज़्यादा तकनीकी की हमको आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस किसकी है एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो इजराइल की। तो हमने इजराइल के साथ अभी समझौता किया। और ऐसा नहीं है कि ये पहला समझौता है, इससे पहले भी कई समझौते हुए। कैसे? जैसे इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, ये 2 पहले से समझौते चल रहे थे, ठीक है। तो इजराइल के साथ समझौता हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि हाल ही में कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि विदेश के एक शहर में किसी कंट्री के एक शहर में अपना महावाणिज्यिक दूतावास खोलेगी। महावाणिज्यिक दूतावास, एक होता है नॉर्मल एम्बेसी, और एक एम्बेसी होती है जिसमें केवल क्या कहते हैं आपके फाइनेंस के लिए ही किया जाता है। फाइनेंस के लिए कैसे किया जाएगा? जैसे मान लीजिए कि किसी देश को निवेश करना है, उसको लेकर, समझ गए, जैसे मान लीजिए भारत में निवेश करना है तो उस कॉन्सुलेट में जाएंगे व्यापारी और उनको सारी क्लियरेंस उसी जगह मिल जाएंगी। उसको भारत में आके अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। पता चला कि लैंड के लिए अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उसके बाद आपका मान के चलिए कि लेबर के लिए अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेबर लॉ का तो मान लीजिए बहुत लफड़ा रहता है ये भारत में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो महावाणिज्यिक दूतावास कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मालदीव के अड्डू में। अड्डू एक शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, अड्डू में इसको बनाया जा रहा है, मालदीव में, ठीक है। ये द हिंदू का एक आर्टिकल है इससे रिलेटेड, क्योंकि भारत क्या है अपने पड़ोसी देशों से संबंध भी अच्छा बनाना चाह रही है। मालदीव का जो लोकेशन है चाइना को काउंटर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, इजराइल की जो जासूसी एजेंसी है बड़ी फेमस है मोसाद, उसके नए प्रमुख को चुना गया है।
तो प्रमुख कौन है? वो प्रमुख है डेविड बार्नियर। डेविड बार्नियर, डेविड वार्नर नहीं, डेविड बार्नियर। ठीक है। हालांकि आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि अगर जासूसी के मामले में बात करेंगे तो मोसाद का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सपोर्ट देती है मोसाद। तो इसके चीफ बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि 74वां विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? हर्षवर्धन ने की है। वर्चुअली बैठक हुई, डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री कुमार बनर्जी, उनका हाल में निधन हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, श्री कुमार बनर्जी। इन क्यों हुआ है? क्योंकि इनको शांति और क्या चीज़ें थी इनके साथ, श्री कुमार बनर्जी के साथ, क्योंकि इनको 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया और 2005 में पद्मश्री भी दिया गया है। ये थे हमारे बनर्जी जी। हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हम लोग कुछ टॉपिक को कवर किए। अब हम लोगों ने जो अप्रैल महीने में कुछ जो करंट अफेयर पढ़े थे, तो कुछ उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे कि अवार्ड तो हमेशा एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, तो उसी अवार्ड के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो पहला फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बताया था हम लोगों ने, हमने पूरा उसका आपको डिटेल दिया था कि कौन सी मूवी थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था, कौन सी अभिनेत्री थी, ये सारी चीज़ें बताई थी। नहीं होगा तो देख लीजिएगा पुराना वीडियो करंट का। तो ये दिया गया है इरफान खान को। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। हालांकि इसमें जान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि पिछले साल का किसे दिया गया है फिल्म फेयर, यानी 2020 का, तो 2020 का फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर में जाएंगे तो आयुष्मान खुराना को दिया गया था। लेकिन अभी देखेंगे तो वर्तमान में किसको दिया गया 2021 में? इरफान खान को। ठीक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शरद कुमार लिम्बाले। शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। ये भी आपको मैंने कराया था। तो शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। ये कौन सी भाषा के थे? तो मराठी भाषा के थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कृति का नाम क्या है? तो इनकी कृति का नाम है सनातन। सनातन धर्म है हम लोगों का ना, तो सनातन। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लिए सरस्वती सम्मान की। एक और सम्मान होता है व्यास। ठीक है। तो व्यास सम्मान में किसको दिया गया है? व्यास सम्मान में किसको दिया गया है बता देता हूँ आप लोगों को। व्यास सम्मान में दिया गया है आपके शरद पगारे। शरद पगारे। और ये इनकी कृति क्या थी, मतलब कौन सी पुस्तक थी इनकी? तो हिंदी भाषा की पुस्तक थी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी ये इनकी बुक थी। ठीक है। तो अब आप लोग को पता चल गया कि सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। किस बुक के लिए? सनातन बुक के लिए। कौन से लैंग्वेज में? तो मराठी में। और वहीं व्यास सम्मान की बात करें तो हम लोगों को तो किसको दिया गया है? शरद पगारे। और इनकी बुक कौन सी थी? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये याद रखिएगा। अवार्ड तो वैसे भी स्टेट पीएससी देने वाले ज़रूर से देखेंगे। यूपीएससी नहीं पूछता अवार्ड, बहुत ही रेयरली, बहुत पहले पूछा करता था। अब एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये बताइए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का आयोजन किया था? वज्र प्रहार का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वज्र प्रहार हम किसके साथ करेंगे? तो ये इसका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। और अमेरिका के साथ क्या करते हैं हम लोग, कौन सा और अभ्यास करते हैं? तो एक होता है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, ये 2 अभ्यास करते हैं हम। अब बात करते हैं और नेपाल के साथ हम लोग क्या करते हैं? तो नेपाल के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य किरण। ठीक है, नेपाल के साथ हम लोग क्या करते हैं? सूर्य किरण। उसके बाद हम लोग चाइना के साथ कौन सा करते हैं? इसी में रिवीजन करते रहिए। चाइना के साथ करते हैं हम लोग हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। ठीक है।
और रशिया के साथ हम लोग क्या करते हैं, रशिया के साथ हम लोग कौन सा करते हैं, इंद्र। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर क्या बताया था, अमेरिका। हम लोग और चौथे पे चलते हैं। दक्षिण सिनेमा के किस महान कलाकार को दादा साहब फाल्के सम्मान की घोषणा की गई है। 51वां दादा साहब फाल्के दक्षिण भारत के एक अभिनेता को दिया गया, किसको दिया गया है, तो इसका आंसर है रजनीकांत को, रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, किस राज्य ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक तरीके से आयुष्मान भारत योजना के ही तर्ज पे है, लेकिन किस स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से लॉन्च किया है, वो किया है राजस्थान ने, राजस्थान ने किया है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे करंट में, पंजाब में क्या था कि पहला राज्य बना है जहाँ पे महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जा रही है, बस में किराया नहीं लगेगा पंजाब में। ठीक है, और राजस्थान में क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दी गई है, इसमें गरीब आदमियों का निःशुल्क इलाज होगा। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया। कौन सा राज्य है जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया महेंद्रगिरी को, तो वो है उड़ीसा। पहला कौन सा था, सिमलीपाल, पहला सिमलीपाल था, दूसरा उड़ीसा है। ठीक है, अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है, रजिस्टर्ड किया है। इंसानों के लिए तो वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ जानवरों के लिए बन गई है। ये कौन सा देश है, अमेरिका किया है कि रूस किया है कि चाइना किया है कि भारत किया है। इसका राइट आंसर रशिया है। और रशिया का इंसानों वाला कौन सा है, तो स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक 5 भारत में जो लग रहा है अभी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने और कौन कौन सा शुरू किया था, रोको टोको अभियान, और कौन सा किया था, इंतज़ार आपका, और तानसेन समारोह। ये सब सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं। तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान कौन शुरू किया है, एमपी, और इंतज़ार आपका वो भी आपका एमपी ही किया है। जलवायु पर लीडर समिट में पीएम मोदी को किसने आमंत्रित किया था। अभी लीडर समिट हुई थी, ये भी आपको करंट में कराया था। किसने किया था, बोरिस जॉनसन ने किया था कि शी जिनपिंग ने कि कमला हैरिस ने कि जो बाइडन ने। तो ये किया था अमेरिका ने, जो बाइडन ने बुलाया था मोदी जी को जलवायु पर जो लीडर समिट हुई थी। अब आइए, गर्ल गैंग को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। ऑफिशियली जो सॉन्ग घोषित किया गया है वो कौन सा है, गर्ल गैंग। तो ये बताइए कि ये जो आईसीसी महिला विश्व कप है क्रिकेट का, वो कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा ये, न्यूजीलैंड। तो पहले एक बात और बता दूं कि जो गर्ल गैंग जो सॉन्ग है वो भी सॉन्ग कहाँ का है, कहाँ के लोग गाए हैं, न्यूजीलैंड के ही पॉप सिंगर है, उन्होंने गाया था, न्यूजीलैंड। ये भी तो करंट में मैं कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जब करंट के सेशन चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन रिवीजन के लिए हम उसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक और चीज़ कहना था, अभी आपका कुछ फैक्चुअल करंट चल रहा है। अब कुछ करंट के जो टॉपिक आएंगे वो मुद्दों पे होंगे, जैसे मान लीजिए कि फ़िलिस्तीन विवाद क्या, इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद क्या है, ठीक है, चाइना के साथ क्या चल रहा है, तो कुछ डिटेल भी रहेगा। अभी ये फैक्चुअल भी है, वो डिटेल भी रहेगा, और आगे चलकर जब जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके करीब आएंगे तो वन लाइनर भी आपको कराया जाएगा, वन लाइनर भी बीच बीच में करा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मंथली का है तो अप्रैल का कुछ क्वेश्चन कराने के बाद वन लाइनर भी दे देंगे हम आपको।